ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। नया टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देखो क्या लिखता है, द इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फॉलोइंग द एक्सटर्नल सर्किट, डेट इज क्या? देखो वर्क डन बोला गया है क्या, एन एफ ई नोट ई सेल, ठीक है, ये वर्क के बराबर है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम वर्क के बराबर ये है। ओके, according to thermodynamics the force of changes, the force energy change that is delta E equal to the maximum work, मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना वो क्या होगा, वो वर्क डन के बराबर होगा, किसके, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इन द सेल वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय विच इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, क्या होगा, वर्क हमारे सराउंडिंग में हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा चेंज इन वर्क है ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव ऑफ द वर्क डन इन द सराउंडिंग। बस इतना याद रखो कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है क्या, वर्क डन मैक्सिमम, वो भी माइनस में, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, है ना, ठीक है, माइनस लगा दिए। ओके, अगर हम लोग डेल्टा जी नोट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ये बेसिक आपको याद रखना होगा कि डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल का क्या रिलेशन है। तो ये देखो, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा, एफ है हमारा फ्राइडे कांस्टेंट, और ई नोट क्या है, ई नोट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या हम लोग जो बैटरी का पोटेंशियल देख रहे हैं वो। वेयर डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, ई नोट सेल, देखो ई नोट सेल का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, देखो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग एक चीज़ लाए थे क्या, ई इक्वल टू, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस क्या 2.303 आर टी बाय एन, और ये क्या होगा, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और इक्विलिब्रियम में ये के सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। के सी क्या होगा, प्रोडक्ट, ऊपर होगा प्रोडक्ट, नीचे होगा रिएक्टेंट, कब, वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। तो ओके, हम लोग इक्विलिब्रियम में जानते हैं ई सेल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो हमारा ई नोट सेल का जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है प्लस 2.303 आर टी बाय एन एफ, ठीक है, एन एफ भी लिखना है, ठीक है, और क्या होगा, लॉग के सी, और के सी क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कब का, कॉन्सेंट उस जगह का, उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम में अचीव कर चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा ई का वैल्यू दिया है, डेल्टा जी से क्या है, कन्वर्ट कर दो, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ हो गया, और ई नोट सेल के जगह पर क्या लिखेंगे, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग के सी, ठीक है। ओके, अब क्या है यहाँ पे देखो, ये एन एफ, ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा ना, ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेल्टा जी नोट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2.303 आर टी और लॉग के सी। उसी तरह ये हो गया एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, और डेल्टा जी इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा जी नोट 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब ये कहाँ से आया, देखो देखो कुछ नहीं करना है, दो चार फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। पहला चीज़ देखो, एकदम एग्जैक्ट जैसे बताते हो वैसे याद रखना, एक सेकेंड। पहला क्या होता है, हमें मालूम है, वर्क डन मैक्सिमम इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ओके, दूसरा हम लोग जानते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम इक्वल टू होता है एन एफ ई सेल, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल,
ये नॉर्मल हो गया। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो डेल्टा जी नोट होगा, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, ये हो गया। अब एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग जो ई सेल लिखते हैं, ठीक है, ई नोट सेल एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, प्लस 2.303 आर टी बाय एन एफ, ठीक है, आर टी बाय एन एफ, और क्या होगा, लॉग के सी। लॉग के सी क्या है, लॉग के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, अब इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दोगे तो जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू 2.303 आर टी हो गया हमारा ऊपर, और एन एफ हमारा नीचे हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, लॉग के सी। देखो ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला हमारा आया है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.303, और क्या हो गया, आर टी हो गया, और लॉग के सी हो गया। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, अब नॉर्मल गिव्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी, ठीक है, लॉग क्यू सी। क्यू सी क्या है, क्यू सी हमारा है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी को, मतलब क्यू सी के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ऊपर हो जाएगा प्रोडक्ट और नीचे हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। और ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कब, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब किसी भी टाइम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा। यहाँ पे जो के सी है ना, यहाँ पे जो के सी यूज कर रहे हैं, के सी के जगह पर क्या होगा, ऊपर होगा प्रोडक्ट, नीचे होगा रिएक्टेंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन कब का चाहिए, जब इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा दोनों, एक हो गया डेल्टा जी नोट का, एक क्या है, एक हमारा डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग के सी, और एक है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। ठीक है, क्यू सी, और क्यू सी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट एनी टाइम, और ये कब का है, जब इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो ठीक है, अब देखो ये 2.303 हटा देंगे तो यहाँ लॉग के जगह पर क्या हो जाएगा, एल एन, तो ये भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, ये कब होगा, जब हम लोग लॉग को एल एन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला इसके लिए याद करना होता है। ठीक है, इसे सीक्वेंस में याद रखना, ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद रखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके, अगला है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हम लोग सीरीज नहीं याद करेंगे, हम बताते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किए हुए भी हम सवाल कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का बर्डन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि सवाल बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद किए हुए कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, सारे लोग याद करते हैं, हम लोग याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद करने के बाद एग्जाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमें याद नहीं आता है और सिली मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको याद नहीं करेंगे। देखो पहला चीज क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैज बीन मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज देयर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कैसे, एक रेफरेंस पॉइंट लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक रेफरेंस है, मतलब अगर हम लोग चेक करें कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, उसको रेफरेंस लिए, मतलब उसके ऊपर वाला पॉजिटिव में होगा, उसके नीचे वाला नेगेटिव में होगा। ये हम लोग क्या किए, एक रेफरेंस पॉइंट लिए जहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया और हाइड्रोजन 0 है, और हाइड्रोजन के नीचे जितना भी एलिमेंट आएगा वो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, और हाइड्रोजन से जो ऊपर आएगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और इसके ऊपर वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बस इतना याद रखना। कौन है, रेफरेंस लेवल हम लोग हाइड्रोजन को लिए, हाइड्रोजन क्या है, एक रेफरेंस लेवल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
This various electrode can be arranged in increasing or decreasing order of reduction potential. The arrangement of element in order to increasing reduction potential is called electrochemical series. देखो क्या होगा, जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग उसको सजाए हैं, ठीक है. also called activity series and some क्या है, सम टिपिकल इलेक्ट्रॉन. सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया. हाइड्रोजन के ऊपर वाला नेगेटिव होगा, ठीक है. हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है. तो यही बताया है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना. ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. तो हाइड्रोजन के जितना भी ऊपर एलिमेंट रहेगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होगा, और हाइड्रोजन के जितना भी एलिमेंट नीचे होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा. बस इतना याद रखना, ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. अब हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल. क्या लिखा है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल. रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड ऑन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. मतलब क्या, जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे को रिड्यूस कर दिया, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. मतलब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे, ध्यान से समझना. रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग उसको बोलेंगे जो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और रिड्यूस करेगा सामने वाले को, रिड्यूस करेगा सामने वाले को. तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब क्या, जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक मेटल है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ये एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज किया ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और सामने वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. इसी वजह से इसका नाम पड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है. मोर द निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, द रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर एंड मोर निगेटिव. सोडियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन जिंक and zinc is a stronger reducing agent and iron and decreasing order of reducing agent. देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, देखो ध्यान से समझना. अगर एक ट्रिक है, ठीक है, अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता हो, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से समझना, अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करे, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब कम हो, जिसका वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कम हो, वो कैसा होगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा. बस ये पॉइंट याद रखो, ये पूरा का पूरा डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ठीक है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है, सोडियम, जिंक, आयरन. सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 2.75, इसका कितना है 0.76, इसका कितना है 0.44, सब माइनस में है. तो इसमें से सबसे वैल्यू सबसे कम किसका है, सबसे कम वैल्यू सोडियम का है ना, माइनस में है, और सबसे ज़्यादा है. तो सोडियम का एसआरपी सबसे कम, सोडियम का एसआरपी सबसे कम होगा, तो सोडियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. सोडियम क्या होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. बस इतना याद रखना कि जिसका एसआरपी कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होगा. उसके बाद कौन आ रहा, उसके बाद जिंक आ रहा, तो जिंक उससे अच्छा होगा आयरन से, ठीक है. और आयरन से भी अच्छा कौन होगा, हमारा जिंक होगा. क्यों, क्योंकि उसका एसआरपी और ज़्यादा कम है. तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि जिसका एसआरपी कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल पढ़ लिए, अगला है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल,
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, ये क्या बोलता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड ऑन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, more the value of reduction potential, higher the tendency of accept electron and electron, thus oxidizing nature increase from top to bottom of electrochemical series, the strength of oxidizing agent increase, the value of reduction potential become more and more positive। देखो सिंपल समझो, जिसका SRP ज़्यादा, जिसका SRP ज़्यादा होगा वो सबसे बेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस सिंपल, एक ही पॉइंट में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। जिसका एसआरपी ज़्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज एजेंट। एग्जाम्पल समझो, देखो यहाँ पे फ्लोरीन कितना है 2.85 है, क्लोरीन 1.3 है, ब्रोमीन 1.06 है और आयोडीन है ना। तो फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज़्यादा है ना, प्लस में है, तो क्या होगा, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन, है ना। क्लोरीन से भी और ब्रोमीन से भी ज़्यादा होगा और आयोडीन से भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन से भी ज़्यादा है, आयोडीन से भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसका एसआरपी इन दोनों से ज़्यादा है। उसी तरह क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन। क्यों, ब्रोमीन से एसआरपी उसका ज़्यादा है और आयोडीन से भी ज़्यादा है। तो हमें क्या याद रखना है, इतना हमें बस इतना ही याद रखो कि जिसका एसआरपी ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका एसआरपी सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, सारा का सारा न्यूमेरिकल इसी से बन जाएगा। ओके, लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोरिजन। ठीक है, क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन दे रिएक्ट विद द एयर एंड वाटर इन अ एनवायरनमेंट टू फॉर्म अनडिजायरेबल कंपाउंड यूजुअली ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। मतलब क्या, अगर कोई मेटल नॉर्मली इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एयर वाटर उस पर रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड बनने के बाद वहाँ पे वो मेटल क्या होता है, हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरिजन। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल एक्सेप्ट लीस्ट एक्टिव मेटल सच एज गोल्ड, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम आर अटैक्ड बाय द एनवायरनमेंट undergoes to corrosion. For example, silver, transil and copper develop green coating and lead और stainless steel lose their luster due to the corrosion। ठीक है, जैसे कि देखो ये गोल्ड है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है, ये सब लिस्ट एक्टिव मेटल है, मतलब ये एक्टिव नहीं होता है, तो इसमें कोरिजन बहुत कम चांसेस रहता है कि इसमें कोरिजन हो। ठीक है, ओके, कोरिजन काउज इनॉर्मस डैमेज ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, शिप्स एंड मेनी अदर आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। मतलब जो भी चीज़ें आयरन वगैरह से बना हुआ रहता है उससे वो क्या होगा, डैमेज होता है कोरिजन के वजह से। ठीक है, ओके, इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये प्रोटेक्ट का ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा तरीका है कोरिजन से प्रोटेक्ट करने का। तो कोरिजन से प्रोटेक्शन करने का क्या क्या तरीका है वो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है ये थ्योरी पोर्शन में कि आप हाउ मेनी मेथड्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरिजन। तो वो बस एक बार इसको देख लो और यही आता भी है। ठीक है, देखो पहला क्या है, कोरिजन प्रोटेक्शन। कोरिजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेव, सम कॉमनली यूज्ड मेथड क्या है, बाय सरफेस कोटिंग। मतलब जो सरफेस रहेगा ना, जो मेटल वगैरह है उसके सरफेस पे कोटिंग कर दिया जाता है, उससे कोरिजन से बचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, पेंट और वर्निश ऑन द सरफेस। ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, इससे क्या है कोरिजन से बचता है। और एक और मेथड है हमारा बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रिवेंट कोरिजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग। मतलब क्या, आयरन के ऊपर जिंक के कोटिंग को कर देने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा ये ऐसे प्रोसेस नहीं बोलेगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये बोलेगा कि गैल्वेनाइजेशन कोरिजन से प्रोटेक्ट करने का मेथड है कि नहीं। हाँ है, बस इतना याद रखना। ठीक है, ओके, बाय क्या है, कनेक्टिंग मेटल टू द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब एक मेटल है, ठीक है, जिसको कोरिजन से बताना है, उसको क्या है हम लोग किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो कोरिजन से बच जाएगा। ये भी एक हो गया। एक और है बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल फॉस्फेट और क्रोमेट कोटिंग। क्या करना होता है,
एक फॉस्फेट का कोटिंग कर देंगे या क्रोमेट का कोटिंग कर सकते हैं, उससे भी कोरिजन से बचा जा सकता है। और बाय यूजिंग क्या, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, मतलब उसके ऊपर एंटी रस्ट सॉल्यूशन का कोटिंग कर देंगे, उससे भी कोरिजन से बचा जा सकता है। ठीक है, ओके ओके अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, मार्क्स द फॉल स्टेटमेंट। फॉल स्टेटमेंट कौन सा है, पहला देखो, ए साल्ट ब्रिज इज यूज टू एलिमिनेट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल, जब साल्ट ब्रिज का जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ओके अगला क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, मतलब ई, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या, ई एम एफ ऑफ द सेल इस क्या होता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस ई एफ ई सेल, है ना, माइनस ई माइनस एन ई एफ ई सेल होगा, यहाँ पे ई सेल मान सकते हो। तो ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल सही है। ओके नस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो ई इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस क्या, आर टी बाय एन एफ, और क्या होगा एल एन, और ऊपर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट और नीचे हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सिंगल है मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड है तो जो मान लो सिंगल इलेक्ट्रोड ये है एम, तो इसका क्या होगा एम प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म है तो प्रोडक्ट में कौन जाएगा, एम प्लस जाएगा, रिएक्टेंट में कौन जाएगा। अगर इसका हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एम प्लस और नीचे आएगा एम, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, देखो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या माना जाता है, 1 माना जाएगा, तो सिर्फ प्रोडक्ट में कौन आएगा, एम प्लस आएगा, तो वही लिखा हुआ है एल एन एम प्लस, मतलब ये भी नस्ट इक्वेशन का बिल्कुल सही एग्जैक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके लास्ट ऑप्शन क्या है, द इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल इज 30%। अभी बताए थे कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसका इफिशियंसी 60 to 70% होता है, 23% नहीं। तो ये क्या स्टेटमेंट हमारा, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल क्या है, इन कॉपर और जिंक सेल, ठीक है, तो इसको याद रखना होगा, कॉपर और जिंक सेल में क्या होता है, हमेशा याद रखना, जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जिंक का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो हुआ ना, जिंक का हमेशा क्या होगा, जिंक का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, और हमारा कॉपर का ऑलवेज रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो देखो ये अगर सेल है तो इसमें क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो जिंक कहाँ पे होगा, जिंक हमारा एनोड पे होगा, क्योंकि एनोड पे ही हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। तो देखो आंसर इसमें चेक कर लो क्या है, रिडक्शन अकर एट कैथोड, कॉपर कैथोड बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन क्या कॉपर पे होगा, बिल्कुल गलत, रिडक्शन अकर एट नहीं, एनोड पे कभी भी रिडक्शन नहीं होता, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये भी गलत हो गया। ओके ये सेल है ना, गैल्वेनिक सेल है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, नहीं, लाइट जब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी बल्ब में जाएगा और बल्ब वो लाइट करेगा तो लाइट एनर्जी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो क्या है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना कि लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी नहीं थी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। इन चारों में से कौन सा सही है, ए नंबर। ध्यान रखना, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। ओके ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड होता है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। ठीक है, हम सेल का रिएक्शन याद करने के लिए नहीं बोले थे, बट जहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ आएगा उसको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, रिएक्शन नहीं याद करने का थोड़ा सा यहाँ पे, अगर वहाँ रिएक्शन याद नहीं करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो, बाकी फिर कहीं रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जहाँ जहाँ हम थोड़ा थोड़ा रिएक्शन लिखाएंगे वो रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू याद कर लेना। ठीक है, ओके देखो क्या लिखा है, फोर सेल रिएक्शन हो रहा जेड एन सी यू टू प्लस
और Zn2+ और कॉपर। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखो, अगर इस सेल को लिखना चाहो तो ऐसा लिखा सकता है, Zn को क्या किया गया है, ऑक्सीडाइज किया गया है, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद क्या है, कॉपर 2+ को क्या है, रिड्यूस किया गया है। देखो, कॉपर 2+ को रिड्यूस किया गया तो कॉपर बना, और इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया गया है। क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिए, तो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर 2+ और साथ में क्या बन गया हमारा, साथ में बन गया Zn2+ प्लस कॉपर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा, तो लिखेंगे, देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखना होता है, ठीक है, जिंक, ठीक है, एक सिंगल लाइन होता है, फिर Zn2+, ठीक है, किस में चेंज हुआ, जिंक Zn2+ में हुआ चेंज, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखें, फिर देखो ये हमारा साल्ट ब्रिज होता है, ये बीच में जो डबल लाइन है ना, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखें, फिर हम लोग रिडक्शन हाफ लिखेंगे। तो रिडक्शन हाफ क्या हो रहा, Cu2+ से कॉपर में चेंज हो रहा, देखो एक लाइन लिखेंगे और ये हो गया कॉपर। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। तो कौन सा हो जाएगा, जिंक है, यहाँ पे Zn2+ है, यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर 2+ है और कॉपर हो रहा। तो रिएक्शन हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन ये है। ध्यान रखना, पहला हाफ कौन सा है, पहला हाफ होगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन हाफ है, दूसरा हमारा रिडक्शन हाफ है। इसी तरह से हम लोग क्या है, सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे, बीच में साल्ट ब्रिज लेंगे, बाद में रिडक्शन का लिखेंगे। और ये बीच वाला जो दो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। तो ये है हमारा क्या, सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारा बीच वाला क्या है, हमारा एक साल्ट ब्रिज है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विच, क्या लिखा है, विच वन इज नॉट कॉल्ड एनोड रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एनोड पे क्या होता है, ध्यान रखना, एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस से कितना पे जा रहा है, 0 पे जा रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब पहला रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दूसरा देखो, कॉपर 0 पे है, कॉपर प्लस पे जा रहा, 2+ पे, तो क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, ये भी सही है। यहाँ पे देखो Hg सिंगल प्लस है, यहाँ पे 2+ हो रहा, मतलब फिर ऑक्सीडेशन हो रहा, पावर बढ़ रहा ना, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे देखो Zn2+ से Zn0 पे जा रहा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा। तो एनोड पे कभी भी रिडक्शन नहीं होता है, तो ये वाला रिएक्शन क्या है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। मतलब देखो Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये हमारा Zn0 बना रहा, मतलब Zn पे पावर 0 है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन है, ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन हो रहा। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, ऑलवेज कैथोड पे होता है, ऑलवेज कहाँ पे होगा, कैथोड पे। तो ये वाला जो रिएक्शन है कैथोड का रिएक्शन है, ठीक है। ओके, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो सेल वगैरह होता है, जो बैटरी होता है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देखो यहाँ पे लिखा देते हैं, क्या लिखा है, देखो याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बट जो बैटरीज वगैरह होता है, गैल्वेनिक सेल ले लो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या है, गैल्वेनिक सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या कोई भी सेल हो, वो क्या करेगा, वो उल्टा काम करता है। देखो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, क्या,
केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है किसमें, ये कन्वर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ड्राई सेल उल्टा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सब एक ही चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरी सब क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, अगला सवाल देखो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये देखो सेल का रिएक्शन लिखा हुआ है ना, सेल का रिएक्शन है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल दिया हुआ है। ई सेल का वैल्यू कितना है, 1.10 वोल्ट हमको दिया है। क्या पूछा है, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन, वर्क निकालना है। तो देखो मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या, एन एफ ई सेल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एन क्या है, ध्यान रखना कितना इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन लिखें तो देखो जिंक क्या करेगा, Zn2+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखो। ठीक है, किसी भी मेटल का एक रिएक्शन लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब वैल्यू लिख दो, तो वर्क डन मैक्सिमम इक्वल टू एन का वैल्यू हो गया 2, एफ का क्या होता है 96500, और सेल कितना है 1.1, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 965 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 21230 के आसपास में आता है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 212.3 के आसपास में आता है। ठीक है, एक सेकेंड, 2123 पॉइंट, ये देखो ये 0 आएगा तो एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इंटू 10⁻²। तो क्या लिख सकते हैं इसको 212.3 इंटू 10⁻³ जूल। अब जूल को हम लोग किलो जूल में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 212.3 किलो जूल का वर्क होगा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आराम से करना। ठीक है, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। तो आंसर क्या है, प्लस में आएगा 212.30 किलो जूल का एनर्जी हमें ऑब्टेन होगा इस बैटरी से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल क्या है, द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप निकालना है किसके किसके बीच में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल और क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो हम लोग क्या बात किए थे, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय, ठीक है, RT बाय NF लॉग KC, और KC पे क्या होगा, ये 0 हो जाता है, होता है ना ये 0, मतलब इक्विलिब्रियम पे। तो क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू प्लस, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2.303 RT बाय NF लॉग और क्या KC, ये लिख सकते हैं। ओके, और भी इसको तरीके से लिख सकते हैं, देखो देखो और क्या लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला आ गया, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो ई नोट सेल इक्वल टू प्लस 2.303। ठीक है, अब होता क्या है 2.303 RT और AF तीनों को हटा के एक फॉर्मूला बताए थे 0.50 थे। ठीक है, याद है ना 0.059, ये कहाँ पे RT भी खत्म हो जाएगा, N भी खत्म हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक फॉर्मूला आता है ये, और यहाँ नीचे में N रहेगा और लास्ट में log KC। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है ना। देखो 2.303 RT बाय F के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 0.059, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो क्या होगा 2.303 RT बाय F को रिप्लेस कर देंगे 0.059 से, यहाँ हो गया log KC। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इन सब में से आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, है ना। देखो इसमें n को ऊपर रख दिया, गलत है। इसमें देखो n को भी ऊपर रखा, ये भी गलत है। यहाँ पे log KC नहीं, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। देखो इसको अगर मान लो log को नहीं ln के फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, ई नोट सेल इक्वल टू प्लस 2.303 को हटा देंगे तो सिर्फ क्या रहेगा RT बाय NF और क्या ln KC, है ना। log को चेंज कर दिए ln में तो 2.30 खत्म हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से हम लोग
नस्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं जब कब आ जाए, जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए तब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल। देखो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें से बताना है कि कैथोड का रिएक्शन कौन है। तो हमको मालूम है ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन का पहला वाला होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, होगा ना, एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। तो कैथोड का रिएक्शन हमें लिखने के लिए बोल रहा, तो क्या लिखेंगे, देखो CuSO4 अगर है, ठीक है, CuSO4 है, तो ये अगर सॉल्यूशन में है तो ये टूट के क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं Cu प्लस प्लस SO4 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस होगा ना। अब यहाँ से क्या ले लो, Cu2 प्लस को ले लो और उसको रिड्यूस कर दो, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए और वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, वो रिड्यूस होके बन जाएगा कॉपर। तो ये क्या है, ये वाला हमारा रिडक्शन रिएक्शन है ना, ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। और ये कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर बन जाएगा। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अगर आपसे एनोड का रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस क्या होगा, सॉरी जिंक है ना, जिंक, और यहाँ पे ZnSO4 है, तो ZnSO4 टूटेगा Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, तो ये टूट के क्या बनेगा, Zn टूट के बना Zn2 प्लस और साथ में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो रहा, हो ना, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन एनोड पे होता है। तो हमसे सिर्फ कैथोड का पूछा है, तो कैथोड का हम लोग बता दिए, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में कॉपर बनेगा। ओके, फिर क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाना, एकदम बिल्कुल आसान है। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा ऑक्सीडेशन का, दूसरा होगा रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, देखो Cu क्या हुआ, Cu2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना। और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में 2 Ag माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन रहा है, 1 Ag बन रहा है ना, 1 Ag बन रहा। इसको हम लोग अगर ऐड कर देंगे क्या होगा, इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, देखो इसको अगर हम लोग ऐड किए तो क्या बनेगा, सिंपल सा बात, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस, ठीक है, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस और साथ में कॉपर 2 प्लस और साथ में Ag बन गया, है ना। तो पहला वाला रिएक्शन क्या है, पहला हमारा ऑक्सीडेशन है, दूसरा हमारा रिडक्शन है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले रिडक्शन, है ना, ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये वाला रिडक्शन रिएक्शन है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉपर सिंगल लाइन, फिर क्या होगा, कॉपर 2 प्लस, फिर डबल साल्ट ब्रिज होता है ना, बीच में क्या लेते हैं, साल्ट ब्रिज लेते हैं, ये रहा हमारा साल्ट ब्रिज। और फिर क्या लेते हैं, फिर हम लोग रिडक्शन कर लेते हैं, तो क्या होगा, Ag प्लस होगा, फिर एक सिंगल लाइन देंगे और फिर Ag देंगे। तो ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। और देखो ये जो कॉपर होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये Ag होगा ये भी सॉलिड में होगा, और जो प्लस में होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा। किस में होगा, एक्वस फॉर्म में। जिस पे पावर रहेगा वो क्या होगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, AQ क्या है, एक्वस फॉर्म में रहेगा। देखो तो ये ध्यान रखना, ये क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल समझ सकते हो इसको। इन दोनों को एक साथ में लिखो, इन दोनों को एक साथ में लिखो। पहले किसको लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। देखो कॉपर, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, कॉपर क्या हो रहा, कॉपर 2 प्लस में जा रहा, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन वाला पहले लिखते हैं। देखो Ag क्या हो रहा, Ag हमारा, Ag जो इसमें रिएक्शन में Ag प्लस से Ag 0 पे जा रहा है ना, Ag 0 पे जा रहा मतलब Ag का रिडक्शन हो रहा। तो ऑक्सीडेशन का पहले लिखते हैं, बीच में साल्ट ब्रिज लिखते हैं, फिर रिडक्शन का लिखते हैं। तो कॉपर लिखो, कॉपर 2 प्लस लिखो, फिर साल्ट ब्रिज लिखो, फिर Ag प्लस लिखो, फिर Ag लिखो। तो कौन सा हमारा सही होगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। ओके देखो क्या है, जिंक और Zn2 प्लस एनोड का रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन वाला है, ये कॉपर कैथोड वाला है। तो बताए थे, अगर वहाँ पे रिएक्शन याद नहीं करना है तो यहाँ पे बस याद कर लो कि ये डेनियल सेल का रिएक्शन है। डेनियल सेल में क्या होगा, डेनियल सेल में जिंक Zn2 प्लस बनेगा, मतलब Zn2 प्लस मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब ये एनोड का रिएक्शन है। और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके
क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। ये क्या हो रहा हमारा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, ठीक है। तो ये वाला हमारा एनोड का रिएक्शन है, ठीक है, ये एनोड का रिएक्शन है, और ये वाला हमारा कैथोड का रिएक्शन, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हमारा रिएक्शन है। और ये रिएक्शन किस में देखने को मिलता है, हमें डेनियल सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये डेनियल सेल का हमारा सेल रिएक्शन है, तो याद रखना ये जरूरी है। बताए थे कि वहाँ रिएक्शन याद नहीं रखो, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो जो रिएक्शन आएगा बस उसी को याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, और ये तो फेमस है, डेनियल सेल बहुत फेमस है। जिंक का उसका क्या होगा, एनोड होगा, और कॉपर का उसका कैथोड होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 यूज टू मेक साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज बनाने में हम लोग किसको यूज करते हैं, KNO3 में यूज करते हैं। क्यों यूज करते थे, बताए थे, केटायन और एनायन का जो मोबिलिटी है वो सेम रहता है, इसी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, द वेलोसिटी ऑफ बोथ केटायन मतलब K प्लस एंड NO3 माइनस आर नियरली सेम, मतलब दोनों का मोबिलिटी, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, इसी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट को चूज किया जाता है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, केटायन और एनायन का दोनों, है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें एक रिएक्शन दिया है, ठीक है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, और बाद में रिएक्शन क्या हो रहा, कॉपर 2 प्लस प्लस 2Ag, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, रिडक्शन हाफ ऑफ सेल ऑफ द रिएक्शन, मतलब जिस जिस सेल पे, मतलब जिस हाफ सेल पे रिडक्शन हो रहा उसका रिएक्शन बताएं। सिंपल है, देखो यहाँ से क्या हो रहा, कॉपर 2 प्लस में जा रहा है ना, एक सेकेंड, देखो ये हमारा कॉपर 2 प्लस में जा रहा, इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। यहाँ देखो Ag प्लस से 0 में जा रहा, इसका क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। तो रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है, क्या लिखेंगे, 2Ag प्लस क्या होगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनेगा हमारा, Ag बन जाएगा। तो ये क्या है, रिडक्शन का सेल है। अगर मान लो सिर्फ एक ही लेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन है। ये क्या है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन है ना, रिडक्शन रिडक्शन हो रहा, यहाँ भी ये भी रिडक्शन है, बस हम लोग क्या है, एक कम कर दिए, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन हमसे क्या बोला है, रिडक्शन हाफ ऑफ द सेल का रिएक्शन कौन सा होगा, तो Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बन जाएगा। तो ये है हमारा रिडक्शन हाफ ऑफ द सेल, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बहुत आसान है। गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या बताए थे, LOAN, ठीक है। L मतलब क्या, L मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, L मतलब लेफ्ट साइड। O मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, O मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, O मतलब ऑक्सीडेशन। कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। एनोड कैसा होता है, एनोड हमारा निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, निगेटिव। बस इसी के फॉर्म से सारा लिख सकते हो। ये लॉन आ गया, इसका जस्ट उल्टा लिख दो, क्या होगा, आर। आर मतलब क्या, राइट साइड, है ना, राइट साइड। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन। ओके, एनोड है तो क्या होगा, कैथोड होगा, क्या होगा, कैथोड होगा, बिल्कुल आसान है। ओके, अगर निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव। बस अब इसमें चेक कर लो कि गैल्वेनिक सेल के लिए कौन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, किसका इनकरेक्ट, देखो एक एक करके चेक करेंगे। क्या बोला गया, एनोड को पॉजिटिव, बट एनोड तो निगेटिव है, तो पहला गलत है। दूसरा, ऑक्सीडेशन अकर एट इलेक्ट्रोड विच इज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बात करेंगे। ओके, कैथोड को पॉजिटिव बोला है, हाँ बिल्कुल सही है। रिडक्शन अकर एट कैथोड, बिल्कुल रिडक्शन कैथोड पे अकर होता है। ओके, ये जो लाइन है ना, ऑक्सीडेशन अकर एट इलेक्ट्रोड विच इज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे बताएंगे कि ये करेक्ट क्यों है। अगर याद करना चाहो तो इसको याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका SRP, देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना, ध्यान से समझना, SRP, SRP क्या होगा, कम होगा। अगर SRP कम होता है तो वो कैसा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, होता है ना, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका SRP कम वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, इट सेल्फ वो
ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या इट सेल्फ में वो ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या बोला गया है, बोला गया है कि अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब एसआरपी कम है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। बस वही तो लिखा हुआ है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो कैसा रिएजेंट होता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो बिहेव कैसा करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लो तो क्या लिखा है, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस देखना भी नहीं है। ओके, और क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ये किसका काम है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम है। किसका काम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके, क्या लिखा है, इन ड्राई सेल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन जिंक एनोड। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर जिंक का एनोड है तो क्या होगा, जिंक बनेगा हमारा Zn2+, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा क्या है, एनोड का रिएक्शन है ना। ये क्या है, हमारा एनोड का रिएक्शन है, और एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देख लो, Zn सॉलिड से Zn2+ बनेगा, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल द साल्ट ब्रिज यूज्ड। साल्ट ब्रिज का यूज क्यों करते थे, तो सर्किट कंप्लीट करने में साल्ट ब्रिज का यूज होता है। ये सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ था। ठीक है, ओके, बाकी जो हमारा लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो साल्ट ब्रिज का यूज्ड में नहीं यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को कम करना, ये साल्ट ब्रिज का काम नहीं है। सेपरेट कैथोड एंड एनोड, ये भी साल्ट ब्रिज का काम नहीं है। कैरी साल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल इसका काम नहीं है। क्या है, साल्ट ब्रिज का काम है सर्किट को कंप्लीट करना, लिक्विड पोटेंशियल को प्रिवेंट करना, ये सब क्या है, हमारा साल्ट ब्रिज का काम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। बताए थे 3 एग्जाम्पल था, एक था KCl, एक था KNO3, एक था NH4NO3। ये तीनों साल्ट ब्रिज में यूज होता है। बाकी ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है ये साल्ट ब्रिज में यूज नहीं होता है। तो नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। रीजन क्या है, क्योंकि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन और एनायन का मोबिलिटी होता है वो दोनों का सेम होता है, इसी वजह से इसका यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखो, दे रन टिल द रिएक्टेंट इज एक्टिव, मतलब जब तक आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन देते रहेंगे तब तक वो फ्यूल सेल एक्टिव रहेगा। दे फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट, बताए थे फ्री, जो हमारा फ्यूल सेल है उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है। ओके, दे आर मोर इफिशियंट, जो नॉर्मली होता है वो 30% का इफिशियंट देता है, बट फ्यूल सेल 60 to 70% इफिशियंट होता है। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट फ्यूल सेल के लिए बिल्कुल सही है। ओके, ये बहुत मल्टीपल टाइम पूछा जाता है ना, तो इसको याद रखना। ठीक है, द एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो याद रखना H2SO4 एक एसिड है जो लीड स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत मल्टीपल टाइम हर जगह आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको यहाँ पे करा दिए। ठीक है, ओके, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे कि मान लो एक मेटल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा, M+, और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। सिंपल, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस यही तो बोल रहा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें जो पोटेंशियल देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्या लिखा है, Zn2+ से Zn बन रहा है, ठीक है,
Zn बन रहा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, -0.763। अगला क्या है, Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो इसका पोटेंशियल दिया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, इसका दिया है +0.799। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा, ये प्लस से जीरो पे जा रहा है ना, प्लस से जीरो पे जा रहा, तो दोनों क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा। तो ये जो पोटेंशियल दिया हुआ ये क्या है, ये दोनों का रिड्यूस पोटेंशियल दिया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना, दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये इन दोनों को मिला के सेल बनाया है ना, दोनों को सेल बनाया है, तो बताना है कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, एक हमारा एनोड होगा, एक कैथोड होगा। अब हमें पहचानना कैसे है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, तो जो ई नोट सेल का जो फॉर्मूला था वो क्या पढ़े थे, याद रखना, यही फॉर्मूला से सारा सवाल करेंगे। ई नोट सेल इक्वल टू पढ़े थे ई कैथोड, ठीक है, ई, एक सेकेंड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, ई एनोड। और ये कैसा पोटेंशियल था, ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल था, दोनों का क्या रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया है, बट हमें पहचान नहीं पा रहे हैं इसमें एनोड कौन है इसमें कैथोड कौन है, हमें नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि दोनों का रिडक्शन हो रहा। तो हमें कैसे बताना है, इसमें ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, ठीक है, इन दोनों में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो प्लस वाला क्या होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.799, फिर माइनस वाला लिखेंगे -0.76। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा क्या, 0.799 प्लस 0.763, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, 1.563 वोल्ट। देखो तो जो हमारा इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो कितना आया, +1.562, देखो, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा ई नोट ऑफ द सेल, ठीक है, क्या, ई नोट ऑफ द सेल इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और वो भी क्या, ये जो पोटेंशियल है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों को, तो यहाँ पे दिया है क्या, 2 से 0 पे जा रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, 1 प्लस से 0 पे जा रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब पहचानना कैसे है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो एनोड का पोटेंशियल दिया होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो कैथोड का पोटेंशियल है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है, मतलब 298 पे है, ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे 2 है, 2 से 0 पे जा रहा रिडक्शन पोटेंशियल, 3 पे 0 पे जा रहा रिडक्शन पोटेंशियल, 1 पे 0 पे जा रहा रिडक्शन पोटेंशियल, 3 पे 2 पे जा रहा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सारे इक्वेशन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हमें SRP दिया है, ठीक है, SRP दिया है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, अगर किसी का SRP सबसे कम हो वो क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इन सब में से चेक करो, इन सब में से चेक करना है, इन सब में से चेक करना है क्या, किसका SRP सबसे कम है। देखो पहला का है माइनस में, ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों प्लस में है, नहीं है तो 0 है, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एक है -62, एक है -740, तो कौन सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है लेकिन माइनस में ज़्यादा है, तो इसका SRP सबसे कम है, इसका SRP सबसे कम है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो चेक कर लो, जिंक है ना, जिंक क्या करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, Zn2+ नहीं, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जिंक अपने आप को
ऑक्सीडाइज करके Zn2+ बना लेगा। तो इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अगर मान लो ऑप्शन में Zn भी रहता और ऑप्शन में आपको Zn2+ भी रहता, क्या Zn2+ भी रहता, तो कौन चूज करते हैं? Zn। क्यों? Zn रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Zn2+ बनाएगा। तो Zn2+ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, Zn हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल आ चुका है एक बार कि Zn भी दे दिया था, Zn2+ भी दे दिया था और पूछ रहा था कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। SRP से तो पहचान लिए, लेकिन Zn और Zn2+ में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि है तो Zn, लेकिन कौन होगा? Zn+ होगा या Zn2+ होगा? तो Zn अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Zn2+ बनाएगा और Zn दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो Zn होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, ये अच्छा सवाल है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, ध्यान से देखना। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर मतलब क्या? उसका कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है। ठीक है, ईच जितना भी है ना, CuNO3 2 AgNO3 Hg2NO3 होल ट्वाइस, ये सारे के सारे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबका सेम है। ठीक है, बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइज किया गया है इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट, क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल आर। ठीक है, मतलब क्या है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस सब का दिया हुआ है। देखो अब हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझना। Ag से क्या बना? Ag से Ag+ बना है ना, Ag+ बन रहा, तो क्या हो रहा? ऑक्सीडाइज हो रहा। तो ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है ना। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कितना दिया है? प्लस 0.80। क्या इसको लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल? तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -0.80। उसी तरह नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का क्या है? 2Hg से क्या बन रहा? Hg2+, Hg2+, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है ना। ये भी क्या है? हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? +0.79। ओके, क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं? बिल्कुल, बस जस्ट उल्टा कर देंगे तो -0.79। सेम एक और दिया है, क्या? कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा, कॉपर 2+ मतलब ये जो वैल्यू दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कितना? +0.34 है ना, 0.34। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -34। एक और दिया है Mg, तो Mg से क्या बन रहा है? Mg2+ बन रहा, Mg2+ बन रहा। ओके, तो ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -2.37। ओके, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा +2.37। ओके, अब बोला है विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द मेटल ऑन द कैथोड, ये जो मेटल दिया है ना, चारों मेटल, तो कौन सबसे पहले कैथोड पे डिपोजिशन करेगा? तो ध्यान से देखो, हमें क्या बोला है? कैथोड पे डिपोजिशन हमें निकालना है। तो देखो कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा? ऑलवेज रिडक्शन होगा। ओके, जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा बिहेव करता है? जिसका रिडक्शन हो रहा वो बिहेव करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। तो ये जो मेटल है, ये जो चारों मेटल दिया हुआ है, इस मेटल का रिडक्शन होना है कैथोड पे। ठीक है, मेटल का रिडक्शन होना है कैथोड पे, होना है ना। और रिडक्शन करेगा तो ये बिहेव कैसा करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करता है? जिसका SRP ज़्यादा हो, या सिंपल लिखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो सबसे पहले रिड्यूस होगा, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा। तो इन सब में से चेक करो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम सबसे पहले रिड्यूस होगा कैथोड पे। ठीक है, उसके बाद किसका है? उसके बाद देखो
34 है ना, -34 वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके बाद होगा कॉपर का डिपोजिशन, फिर क्या होगा, फिर हमारा Hg आएगा, फिर Hg का डिपोजिशन होगा और फिर Ag का डिपोजिशन होगा। मतलब सबसे पहले मैग्नीशियम का डिपोजिशन होगा, फिर कॉपर का डिपोजिशन, फिर Hg का डिपोजिशन और फिर Ag का डिपोजिशन। समझ गया ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सबसे पहले रिड्यूस होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो वही बोला जा रहा कि हमें सीक्वेंस बताएं कि कैसे कैसे रिड्यूस होता जाएगा। तो सबसे पहले कौन होगा रिड्यूस, ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिड्यूस होगा, फिर कॉपर एंड देन फिर Hg एंड देन Ag। ठीक है, तो ये है डिपोजिशन। ओके, अगला सवाल क्या है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो बताना है कि इनमें से सेल का रिएक्शन कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें पूछ रहा है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो ये क्या दिया है, ये आपको जो दिया है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना दोनों का। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.76। ओके, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा +0.80। ओके, +0.80। अब बताओ कि बताए थे कि ऑक्सीडेशन उसका होता है, ठीक है, जो एनोड कौन होता है, सिंपल बात बताए थे, एनोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये एनोड बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये एनोड बनेगा और ये क्या बनेगा, ये कैथोड बनेगा, है ना। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। देखो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, जिंक है, तो जिंक क्या होगा, जिंक क्या बनेगा, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया क्या, एनोड का रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कौन है, Ag है, तो क्या लिखेंगे 2, हाँ देखो क्या होगा, हाँ 2Ag+, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो रिड्यूस हो जाएगा, किस में, Ag में रिड्यूस होगा, है ना। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, है ना, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा जिंक, ठीक है, +2Ag+, और साथ में क्या बनेगा इस साइड Zn2+ Ag। क्या है, जिंक हमारा सॉलिड में रहेगा, Ag हमारा सॉलिड में रहेगा और ये सब हमारा एक्वस के फॉर्म में रहेगा, है ना, ये दोनों हमारा एक्वस में रहेगा। देख लो अब इनमें से कौन सा रिएक्शन है वो देख लो। तो Zn सॉलिड में है, 2Ag+ है, फिर Zn2+ एक्वस में है और 2Ag हमारा यहाँ पे 2Ag होगा, ध्यान रखना दो लिए थे ना, तो यहाँ पे 2Ag होगा। तो ये हमारा सेल का रिएक्शन होगा। कैसे पहचानना है, सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, उसमें से जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा वो एनोड बनेगा, जो वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड बनेगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करा दो, कैथोड पे रिडक्शन करा दो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, जो रिएक्शन आएगा वही क्या होगा, सेल का रिएक्शन कहलाएगा। ओके, द नेम ऑफ द इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। देखो ये रिएक्शन था ना, E मतलब ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल -2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये रिलेशन कौन बताता है, लास्ट इक्वेशन, बस। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन NHE क्या लिखा है, ये देखो, ये हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा कब का, जब 298 केल्विन होता। ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है वो हम लोग 0 मानते हैं, और इसके ऊपर वाला क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन के नीचे निगेटिव लिया जाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव लिया जाता है हाइड्रोजन के नीचे, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का 0 होगा। ओके, अगला सवाल क्या है, कंसीडर द रिएक्शन। यहाँ पे देखो प्लस से 0 पे जा रहा मतलब रिड्यूस हो रहा, तो क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल M1 M2 एंड M3। देखो M1 का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो -0.34 दिया है, M2 का जो दिया है वो दिया है -0.3
3.05 दिया है, और M3 का जो दिया है वो क्या दिया है, -1.66 दिया है। अब बोला है कि आप रिड्यूसिंग पावर बताएं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताएं। तो क्या पढ़े थे, जिसका SRP कम हो, जिसका SRP सबसे कम हो, ठीक है, जिसका SRP सबसे कम हो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें से चेक करो कौन कम है, सबसे कम क्या होगा, माइनस में जो सबसे ज़्यादा है, तो M3 का वैल्यू माइनस में सबसे ज़्यादा है, तो उसका SRP सबसे कम है ना, M2 का। फिर क्या है 1.6, ये सबसे कम है, तो फिर हो जाएगा M3, और सबसे लास्ट में आएगा M1। तो ये वाला ट्रेंड होगा हमारा रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट का। तो M2, M3, M1 क्या है, सही आंसर है रिड्यूसिंग क्या, पावर का। कैसे निकालते हैं, जिसका SRP कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच SRP अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है ना। अपने रिड्यूसिंग एजेंट तो जिसका वैल्यू निगेटिव में सबसे कम, बेकार है। ओके, अगला सवाल देखो, ये सेल का रिएक्शन दिया है। रिएक्शन क्या है सेल का, निकिल सिंगल लाइन, निकिल 2+, ऐसे लिखो, निकिल सिंगल लाइन, फिर निकिल 2+, फिर क्या है साल्ट ब्रिज, है ना, साल्ट ब्रिज, फिर क्या है Au3+, फिर क्या है एक सिंगल, फिर हमारा है Au, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका एनोड हो जाएगा, है ना, एनोड पहले लिखाता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैथोड हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। अब इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, देखो है ना, N2+ से N जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, फिर A3+ से Au जा रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया है, -0.25, और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो दिया है 1.50। अब बोला गया है कि आप बताएं इसका इनोड सेल, मतलब सेल का पोटेंशियल। तो इनोड सेल क्या होता है, इनोड सेल होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल इसका, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड का कितना दिया है 1.50, एनोड का कितना है 0.25, दोनों क्या हो जाएगा 1.50 प्लस 0.25। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.75, वो भी प्लस में। तो क्या हो गया, सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो आया प्लस में, क्या 1.7। ओके, अगला अगला क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो डेल्टा जी जो है ना, डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए। ओके, एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू -NF/E सेल, ठीक है। अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव है, ये कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव आए, ठीक है। तो अगर हम लोग ई सेल को अगर हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तभी होगा ना, पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस समय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो डेल्टा जी निगेटिव हो गया, ई सेल क्या हो गया हमारा, इनोड सेल या जीनोड सेल जो भी लिखो, ये हो गया पॉजिटिव। ओके, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, के का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए,
तब ही स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव, ठीक है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ई नोट सेल क्या होगा हमारा निगेटिव, मतलब सॉरी ई नोट सेल हमारा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो आंसर देख लो, पहला आएगा निगेटिव, निगेटिव है, फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, फिर क्या है डेल्टा ई नोट सेल पॉजिटिव होगा। तो ये याद रखना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी को निगेटिव होना है, ई नोट सेल को पॉजिटिव होना है और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, अगला क्या है, चार्ज ऑन एनोड बताए थे। चार्ज ऑन एनोड में कैसे याद रखना है, LOAN, LOAN। तो एनोड कैसा होता है, निगेटिव, एनोड क्या है हमारा निगेटिव। देखो रिएक्शन है, तो रिएक्शन इसमें क्या है, ये वाला हमारा एनोड है ना, ये क्या है एनोड है, ये सेल रिएक्शन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है हमारा कैथोड है ना। और हमें निकालना है सेल का क्या, सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। अब देखो इसमें से हमें क्या दिया है, हमें देखो ए प्लस से ए तक गया है, मतलब ए प्लस से ए तक जा रहा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, ए प्लस से ए जा रहा, मतलब ये क्या दिया है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, ए का 0.5, ओके। फिर क्या है, बी प्लस से बी में जा रहा, मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.75 दिया है। अब हमें ई नोट सेल लिखना है, तो देखो लिख देंगे ई सेल, मतलब सेल का रिएक्शन क्या होता है, सेल का होता है ई कैथोड, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो इसमें से कैथोड कौन है, बी हमारा कैथोड है, तो बी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.75 दिया है माइनस, ओके, एनोड ए है तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 0.70। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो है ना, 0.75 को अगर हम लोग 0.50 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 52, मतलब प्लस 0.25, मतलब ई नोट सेल, मतलब सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो एनोड पहचान लिए, कैथोड पहचान लिए, ठीक है। जो दिया हुआ है ए प्लस से ए जा रहा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बी प्लस से बी जा रहा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये फॉर्मूला है ई नोट सेल निकालने का, तो क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिए तो हमको आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सारे मेटल का दिया है ना। पहले क्या है लिथियम का, देखो लिथियम प्लस से कहाँ गया, लिथियम में गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -3.05। फिर क्या है दूसरा है जिंक 2 प्लस से जिंक पे गया है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.7362, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा H प्लस है, तो H प्लस से H पे गया है ना, H प्लस से हाइड्रोजन पे गया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.00, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन 0 होता है। फिर अगला है Ag प्लस से रिड्यूस होके क्या बना, Ag बना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है हमारा +0.80। पूछा है विच इज़ द हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब जिसका SRP सबसे कम होता है वो सबसे कम, ठीक है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग क्या, रिड्यूसिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें से चेक करो किसका SRP सबसे कम है, तो SRP सबसे कम हमारा लिथियम का है ना, लिथियम का SRP सबसे कम है, तो लिथियम हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा या इसके पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा लिथियम, लिथियम प्लस नहीं, लिथियम हो जाएगा हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी वाला मेटल। ओके, अभी और सवाल है, इसको हम लोग कल आगे के लेक्चर में करेंगे।